ओ डियर, पढ़ लो इधर, बात मेरी तुम सुनो, दिन अब कम ही रह गए हैं एग्जाम में अभी। हो अब है पढ़ाई का मौसम, ना चैन लो आराम, अच्छे से पढ़ लो बालक, रिजल्ट अच्छा कर लो, हो बातों को मेरी तुम ध्यान से सुनो। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया फिर से जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री का। तो आज का जो सेट हम लोग जानने वाले हैं वो सेट 12 के बारे में जानने वाले हैं। इसमें आपको मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के सवाल। तो चलिए देखते हैं और पहला क्वेश्चन आरंभ करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बोले तो विनाश। यानी मास जो है नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड देन इट इज कॉल्ड। कौन सा लॉ, कौन सा नियम कहते हैं? क्या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त, ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना हम कोई पदार्थ को बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते, बोले ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको विनाश कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसीलिए आप रासायनिक अभिक्रिया में देखे होंगे जितना आपका अभिकारक की संख्या होती है उतना ही आपका जो उत्पाद भी बनता है। अभिकारक का जितना वेट होता है उतना ही उत्पाद का भी वेट होता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसी के अंदर ही आता है कि एनर्जी भी हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, यानी हम उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया? अब स्थिर अनुपात जिसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन रेशियो के नाम से जाना जाता है और उसको कहा जाता है इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम को कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या एंटोनियन लेवाजियर ने, कि जोसेफ प्राउस्ट प्राउस्ट होगा प्राउस्ट, कि जैक्स चार्ल्स ने, कि रॉबर्ट बॉयल ने? तो जब स्थिर अनुपात का बात करते हैं तो उस समय इस वैज्ञानिक का नाम आपको याद करके रखना है, जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, इन्होंने ही स्थिर अनुपात का नियम बताया। स्थिर अनुपात नियम क्या कहता है? ये कहता है जब हम कोई तत्व को बनाते हैं किसी अनुपात में, उसके अनुपात को जब हम बढ़ा देते हैं तो अनुपात सेम होना चाहिए। ठीक है, अनुपात को बढ़ाएंगे तो सेम ही होगा। तो उसका जो पदार्थ बनेगा वो सेम बनेगा, चाहे अब इंडिया का पानी बनाइए या पाकिस्तान में पानी बनाइए, जापान में जाकर पानी बनाइए। ठीक है, उसका अनुपात हमेशा फिक्स होना चाहिए जब हम कोई पदार्थ को बनाते हैं। जैसे हम चीनी का बात करते हैं, चीनी का फॉर्मूला हो, चाहे जल का फॉर्मूला हो, चाहे नमक का फॉर्मूला हो, तो एक सोडियम एक क्लोरीन ही चाहिए। अगर दो सोडियम ले लेंगे और एक क्लोरीन लेंगे तो कभी नमक नहीं बनने वाला है। इस चीज के बारे में स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि जब हम कोई पदार्थ को बनाते हैं ज्यादा क्वांटिटी में तो उसका जो अनुपात है वो हमेशा फिक्स रहता है। अगर आप बनाते हैं एक लीटर पानी और उसी से आप 100 लीटर पानी भी बनाना चाहते हैं तो 100 लीटर का जो अनुपात है वही आपका 1 लीटर का भी या 100 लीटर का भी आपका वही होने वाला है। दोनों हमेशा सेम होगा। तो अनुपात सेम होगा, क्वांटिटी कितना बढ़ा दीजिए, इसी को कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन यानी जल को जब हम शोधित करते हैं, जल को जब साफ करते हैं, जल को अच्छा करते हैं, तो उस समय हम कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? क्या परासरण, कि विपरीत परासरण, कि साइटोलोसिस, कि ट्रगर दाब? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा विपरीत परासरण। ठीक है, विपरीत परासरण का उपयोग करके अपन क्या करते हैं, जल का शोधन करते हैं। और आपको इसका बेहतरीन सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं। विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है जब बाह्य आरोपित दाब कार्यरत परासरण दाब से उच्च हो जाता है। बाह्य वाला दाब से जो काम कर रहे हैं उससे जब उच्च हो जाता है तो उस समय विलायक अणु उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर गमन करने लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ब्राउनियन गति की खोज किसने की? ब्राउनियन गति क्या होता है सबसे पहले ये बताते हैं। जैसे देखिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कुछ कण आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कण जो होते हैं ये टेढ़ा मेढ़ा गमन करता है।
टेढ़ा मेढ़ा गमन करता है। ये तिरछा जो गमन होता है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा जो गमन होता है, ये गति होता है, इसी गति को कहा जाता है। कणों के जो टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है उन्हीं को ब्राउनियन गति कहते हैं, और इनका जो खोज है ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसीलिए इसको ब्राउनियन गति के नाम से जाना जाता है। ये द्रवों में ज्यादातर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की माने सबसे ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो एलिमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि नाइट्रोजन होता है, कि फ्लोरीन होता है, कि कार्बन होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और देखने को मिलता ही है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गढ़ने की जो क्षमता है वो फ्लोरीन के पास होती है। और अगर पूछा जाए कि धनात्मक, जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता और त्यागने की क्षमता अगर सबसे ज्यादा देखा जाए, विद्युत धनात्मक तत्व अगर देखा जाए सबसे ज्यादा, तो आपका CS होता है, और CS का मतलब होता है सीजियम। तो सीजियम सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक और ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? गैस से, अब गैस का मतलब ये मत समझिए पेट वाला गैस, गैस का नियम के बारे में पूछा जा रहा है। गैस का नियम है तो क्या बॉयल्स का नियम, कि जूल का नियम, कि एवोगाड्रो का नियम, कि चार्ल्स का नियम? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा जूल का नियम। ठीक है, ये जूल का जो नियम है वो गैस से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपको बॉयल्स देखने को मिलेगा, चार्ल्स देखने को मिलेगा, एवोगाड्रो देखने को मिलेगा, और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी। जूल का नियम जो है वो, जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह से तार के प्रतिरोध के कारण इस तार का ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, और जूल का नियम इसी को कहते हैं। जूल ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, जबकि अन्य नियम गैस से संबंधित है। तो जूल तो जानबे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, बॉयल्स क्या कहता है, चलिए बॉयल्स के बारे में तो आपको समझा देते हैं। बॉयल्स कहता है जब हम किसी गैस का बात करते हैं और गैस में जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं तो इसका वॉल्यूम घटते जाता है। यानी प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, जिसमें कांस्टेंट आपका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तभी होगा, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, और चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का नियम कहता है जब किसी गैस में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन P इज कांस्टेंट, जब P कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये होता है। एवोगाड्रो का नियम तो आप जानबे करते हैं, कणों के बारे में बताता है, कितना कण उसमें पाया जाता है किसी पदार्थ के भीतर। चलिए, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था बोले तो सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है? गैस से सॉलिड, देखिए गैस से सीधे हमें सॉलिड में लेके जाना है तो कौन सा? क्या सब्लिमेशन? देखिए सब इंग्लिश वाला नाम दे दिया, हिंदी वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन, डिपोजिशन का मतलब होता है निक्षेपण, और कंडेंसेशन का मतलब आपका होता है जब हम कंडेंसेशन करते हैं यानी संघनित करते हैं, संघनन कहा जाता है। इवेपोरेशन का मतलब होता है बाष्पीकरण। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? जब हम लोग गैस से सीधे ठोस करेंगे तो आपको पता ही होगा सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी विधि है जिससे हम ठोस से गैस में या गैस से ठोस में आ सकते हैं, जिसमें कपूर हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? जब धातुओं की पतली चादर के रूप में हम किसी चीज को परिवर्तित कर देते हैं, जैसे ये धातु और लेद अपादप देते जाते हैं तो ये छितराने लगता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं आघात वर्धनीयता, यानी उसको अपन कहते हैं मेलिबिलिटी। ठीक है, मेलिबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम, रेडियम एक तत्व होता है प्यारे जो बड़ी चमकता है। क्या रूटाइल से, कि हेमेटाइट से, कि चूना पत्थर से, कि पींच ब्लेड से? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है प्यारे पींच ब्लेड से। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन होता है 6 नंबर पे, तो परमाणु डबल कर दीजिए तो 12 हो जाएगा भाई। और हाइड्रोजन जो होता है 1 होता है, इसको डबल नहीं कीजिएगा, एक ही होता है, तो 1 यूनिट और ये 12 यूनिट, यानी आपका 12 और 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देता है, यानी सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं यानी सेमीकंडक्टर यानी एक तरह से मेटलॉइड का बात किया जा रहा है, सही युग्म का चयन कीजिए। कौन सही युग्म है? क्या सल्फर और फास्फोरस यह धातु है? नहीं होगा।
हाइड्रोजन हीलियम भी अधातु है, नहीं होगा। कार्बन नाइट्रोजन भी अधातु है, नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम जानबे करते हैं, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम जी। ये दोनों क्या है, आपके अर्ध धातु हैं, यानी उपधातु भी हम कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? सौर सेल का जब हम बात करते हैं प्यारे, तो आपको देखने को मिलेगा गैलियम और आर्सेनिक का सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई द्रव होता है, सॉरी हाँ द्रव होता है, हाँ, तो द्रव से हमें ठोस बना देना है, यानी लिक्विड टू हमें कन्वर्ट करना है सॉलिड में, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? क्या विखंडन का प्रयोग करते हैं, कुछ साधन का प्रयोग करते हैं, कि हिमीकरण का करते हैं, कि संलयन का? तो देखिए मेरे पास पानी है और पानी को हमें बर्फ बनाना है, यानी ठोस बनाना है, तो बर्फ बनाएंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं हिमीकरण। क्या बोलते हैं हम लोग? हिमीकरण, जिसको एक तरह से इंग्लिश में आप फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो फ्रीजिंग प्रोसेस जब अप्लाई करते हैं प्यारे दोस्तों, तो हम किसी भी द्रव को ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में पूछा जा रहा, कौन नहीं है? क्या प्लूटोनियम, क्या टाइटेनियम, कि थोरियम, की यूरेनियम? तो आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी में क्या कांड हुआ था, अमेरिका ने क्या कांड किया था भाई, 2 बम गिरा दिया था, फैटमैन और लिटिल बॉय, जिससे 2 शहर तबाह हो गए थे। वो प्लूटोनियम का ही बना हुआ था। थोरियम, यूरेनियम, इधर से आपका क्या बचा? टाइटेनियम। टाइटेनियम एक बहुत ही मजबूत धातु और हल्की धातु होती है, जिसका प्रयोग एरोप्लेन को बनाने में किया जाता है, और ये एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होती है, यानी ये उतना अभिक्रियाशील तत्व नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भाई पदार्थ की प्रकृति से सिद्धांत, क्या जॉन मिल्टन ने, कि जॉन डाल्टन ने, कि मेंडल ने, कि लेवाजियर ने? जब हम पदार्थ की प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो उस समय एक ही जन आता है भाई, वो आता है जॉन डाल्टन, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा जॉन डाल्टन। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। तो द्रव्य अथवा पदार्थ की संरचना और प्रकृति का गहन अध्ययन करने के पश्चात इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु का सिद्धांत भी किन्होंने दिया? डाल्टन जी ने ही दिया है। आपको पता ही होगा कि द्रव्य में पदार्थ की संरचना या प्रकृति से संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं, और इसके अनुसार पदार्थ के अनेक सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा डेफिनेशन, छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणु बना ये पदार्थ बने होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु के अविभाज्य कण है, ये जॉन डाल्टन ने सिद्ध किया था, लेकिन जो कि बाद में जाके ये गलत साबित हो गया था। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? जब परमाणु को जोड़ा जाता है, भाई हाइड्रोजन के अंदर 2 दे दिए, ऑक्सीजन के 2 दे दिए, तो इन सबको कहा जाता है प्यारे दोस्तों मॉलिक्यूल, यानी अणु। ठीक है, मॉलिक्यूल यानी इसको क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं। चलिए ये रहा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? जब हम यौगिक का बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं CO3, जब हम यौगिक कोई लेते हैं उस समय सबसे छोटी क्या होती है? क्या अणु होती है, कि न्यूट्रॉन होती है, कि परमाणु होती है, कि नाभिक होती है? तो उस समय सबसे छोटी अगर देखा जाए तो देखिए O3 है, C है, CO है, तो इन सब में सबसे छोटी इकाई क्या आपकी कहलाएगी? उसे हम लोग कहेंगे अणु। किस नाम से जानेंगे? अणु, यौगिक का। ठीक है, और अणु का लेंगे तो परमाणु हो जाएगा। अणु का सबसे छोटी है परमाणु, और यौगिक का सबसे छोटी आपका हो जाएगा अणु। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। तो कौन किससे छोटा हो, तो इसको आप याद करके रख लेना है। परमाणु से अणु बनता है, अणु से यौगिक बनता है। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई इधर पानी दे दिए, अब हाइड्रोजन को अलग करेंगे, क्या डालेंगे इसमें? डालेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या डालेंगे प्यारे दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे करंट डालेंगे तो भाई ये 2H2 + O2 हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुदा हो जाएगा, और इसी जुदाई को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे रे? विद्युत विघटन, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के नाम से इसको, विद्युत अपघटन विधि के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर।
इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच जो बनता है उसको किस नाम से जाना जाता है? आपको बताए थे हम, कार्बन कार्बन के बीच जो भी आबंध बनते हैं वो सहसंयोजक आबंध बनते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आयनिक यौगिक नहीं बनाता। आयनिक यौगिक का मतलब जितना लेना उतना देना, और जितना लेना है ले लो, या जितना देना है दे दो, ठीक है। जितना लिया और दिया ये नहीं चलेगा। और ये क्या करता है, जितना लोगे उतना देना पड़ेगा, जितना दोगे उतना लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं सहसंयोजी आबंध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये कमजोर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक अपरूप है? अपरूप तो आपको बताए ना, बाप का बेटा सब, ठीक है। बाहर से देखने में अलग अलग, लेकिन अंदर में क्या होगा, सबका डीएनए एक ही जैसा होगा। तो चौक, संगमरमर, जिप्सम, हीरा। तो आपके सामने ये हीरा जो है, डायमंड, ये किसी किसी का नाम भी होता है, हीरा लाल। तो ये जो डायमंड होता है वो एक अपरूप है कार्बन का। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, डायमंड होते हैं और बंगविस्टफ फ्लोरीन होते हैं। तो आपको बताना है ये जो सेशन है आपको कैसा लगा। सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।